नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कवि सम्मेलनों के मंचों पर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले छंद की। बात चाहे हास्य की हो, वीर रस की हो या फिर श्रृंगार रस की हो, जिस छंद को सबसे ज़्यादा श्रोताओं की दाद मिलती है और जिस छंद को पढ़कर कवि कवित्री श्रोताओं की तालियां बटोरते हैं, उस छंद का नाम होता है घनाक्षरी छंद, जिसे कवित्त छंद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घनाक्षरी छंद को एक बहुत ही आसान तरीके से लिखा जा सकता है। और वो आसान तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो कहीं पर भी आज के इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि घनाक्षरी छंद को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि घनाक्षरी छंद क्या होते हैं, कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं और कवि सम्मेलनों के मंचों पर इन छंदों का क्या प्रभाव रहता है। जिन मित्रों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की अन्य जानकारियां भी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि घनाक्षरी छंद क्या होते हैं। दोस्तों, घनाक्षरी छंद के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी कवि सम्मेलन इस छंद के बिना पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि कोई न कोई कवि या कवित्री इस छंद का प्रयोग करते ही करते हैं, चाहे वे हास्य के हो, वीर रस के हो या श्रृंगार रस के हो। तीनों ही रसों में इस छंद को हम लिख सकते हैं। और घनाक्षरी छंद हमारे पास में वार्णिक छंद होते हैं। वार्णिक छंद क्या होते हैं ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जिन मित्रों ने भी हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे हमारे उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देखें, या डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर ऊपर ये जो आई बटन आ रहा है, आई बटन के माध्यम से भी आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। घनाक्षरी छंद लिखते समय हम वर्णों की गिनती करते हैं। इसके एक चरण में 31, 32 या 33 वर्ण हो सकते हैं और चारों चरण में हम तुकांत को लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घनाक्षरी लिखते समय इसकी जो लय रहती है, लय पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि यदि आपकी लय सही रहेगी तो आपकी घनाक्षरी बहुत अच्छी बनेगी। अब घनाक्षरी छंद हमारे पास में कई प्रकार के होते हैं, जैसे मनहरण घनाक्षरी, जनहरण घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, डमरू घनाक्षरी, जलहरण घनाक्षरी, और कई प्रकार के हमारे पास में इसके प्रकार रहते हैं। तो इनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज हम मनहरण घनाक्षरी की बात करते हैं कि मनहरण घनाक्षरी क्या होती है, जिसे श्रोता सर्वाधिक पसंद करते हैं और कवि सम्मेलन के कवि और कवित्रियां भी इस छंद को अत्यधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से वे श्रोताओं से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं और श्रोताओं की बहुत अच्छी दाद इन छंदों पर मिलती है। घनाक्षरी लिखने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह होती है कि इसमें आधे अक्षरों को नहीं गिना जाता है। तो यह बात हम हमारे दिमाग में बिठा ले कि आधे अक्षरों की गणना हमें नहीं करना है। चूंकि ये वार्णिक छंद है, वर्णों को गिनना है, तो हमें आधे वर्ण जो रहते हैं, आधे वर्णों को हम बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे। और इसके लिए हम सबसे अच्छी बात यह एक हो सकती है कि जहाँ तक संभव हो सके आधे अक्षरों को हम लोग अवॉइड करें। जैसे आधे अक्षर रहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हो गया मध्य, तो मध्य को हम यदि गिनेंगे तो मध्य को हम गिनेंगे म और य। इसमें ध आधा आ रहा है तो ध को हम नहीं गिनेंगे। तो ऐसे अक्षरों को या तो हम अवॉइड करें। इसकी बजाय हम इसके पर्यायवाची ले सकते हैं। जैसे मध्य का पर्यायवाची हो सकता है कि बीच, हम कहते हैं मध्य में, या फिर हम कह सकते हैं कि बीच में। तो बीच में कहने में हमें यह आसानी होती है कि बी और च यहाँ पर दो ही वर्ण आ रहे हैं। तो ये एक सरल तरीका होता है कि जहाँ तक संभव हो सके हम आधे अक्षरों वाले शब्द ना लें, परंतु कहीं पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है आधे शब्दों को, आधे अक्षरों को लेना, तो वहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उन आधे अक्षरों की गणना बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस छंद को लिखने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप इसे गुनगुना कर लिखिए। कई कवि और कवित्रियां कवि सम्मेलनों के मंचों पर जब घनाक्षरी छंद पढ़ते हैं तो इसकी एक धुन, एक लय बन जाती है। तो उस लय को यदि हम गुनगुना कर लिखेंगे तो हमारी गलती करने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। और एक बार यदि आपने इसे गुनगुना कर लिख लिया, उसके बाद में हम इसके वर्णों की गणना कर सकते हैं। वर्णों की गणना करने के बाद में हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा छंद
दोष मुक्त है या नहीं है। 31 वर्ण होते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से आज हम समझेंगे कि मनहरण घनाक्षरी छंद क्या होता है, इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं और किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मनहरण घनाक्षरी छंद में 31 वर्ण होते हैं और इसमें 16 और 15 पर यति होती है। मतलब 16 वर्ण जहाँ पर समाप्त होते हैं एक यति वहाँ पे लगेगी और 15वें वर्ण पर एक यति लगेगी। तो 16 और 15 मिलाकर हमारे पास में 31 वर्ण हो जाते हैं। और घनाक्षरी को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि 16-15 को हम और बांट लें, मतलब डिवाइड कर लें। तो 8, 8, 8 और 7 पर भी यति ले सकते हैं। जब आप 8, 8, 8 और 7 पर यति लेंगे तो यह छंद और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। आपको सुनाने में मजा आएगा और श्रोताओं को सुनने में अधिक मजा आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार मनहरण घनाक्षरी छंद को लिखा जाता है। तो आइए मित्रों, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि मनहरण घनाक्षरी छंद किस प्रकार लिखा जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें 31 वर्ण होते हैं, जहां पर 16 और 15वें वर्ण पर हम यति लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 चरण होते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास में पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा चरण होता है और ये चौथा चरण होता है। तो ये हमारे पास में 4 चरण रहते हैं। दूसरा इसका जो नियम है वह यह है कि ये जहाँ पर अंत होता है वहाँ पर हमारे पास में गुरु शब्द का होना, गुरु मात्रा भार का होना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर गुरु लिया है, चारों पंक्तियों में हमने गुरु लिया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हम इसमें तुकांत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुकांत क्या होते हैं, एक जैसे तुक मिलने वाले शब्दों को हम तुकांत कहते हैं, जहाँ से उस तुक से अंत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है मिटाइए, सजाइए, भगाइए और सिखाइए। मिटाइए, सजाइए, भगाइए, सिखाइए, ये 4 हमने तुकांत का प्रयोग किया है। अब चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वर्ण गणना, वर्णों की संख्या हमारे पास में 16 और 15 हम गिन कर देखते हैं। पहली पंक्ति देखते हैं हम कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल। तो यहाँ पर हम गिनते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में संख्या होती है 3, हमारा की संख्या होती है 3, कल की संख्या होती है 3, माफ कीजिए 2, कल की संख्या होती है 2। तो 3, 3, 6 और 2, 8। उसके बाद में यहाँ पर हमने लिया है देती की संख्या 2, शुभ हो गया 2, कर्म हो गया 2 और फल हो गया 2। अब इसे हम पूरा गिनते हैं। 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 11 12, 13 14, 15 16। मतलब पहली पंक्ति की हमारे पास में मात्रा गणना हो जाती है, वर्ण संख्या हो जाती है 16। दूसरी पंक्ति की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 3, 1, 2, 1 और 1। यहाँ पर देखते हैं 2, 1 और 4। अब इसे हम गिन लेते हैं। 3 और 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 5, 15। तो देखिए पहली पंक्ति में हमारे पास में 16 वर्ण आए, दूसरी पंक्ति में हमारे पास में 15 वर्ण आए। इसी प्रकार से इन पंक्तियों में भी इसी नियम का हमने ध्यान रखा है। हम देख लेते हैं एक पंक्ति और, ये 2, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 1 8, 9 10 11, 12 13 14 15 और 16। तो ये यहाँ पर भी ये 16 हो गई। 3, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 8, 9 10, 11, 11 और 4 15। तो देखिए इस बात का ध्यान रखना है हमें, 16 15 16 15 16 15। और मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि इसे और अच्छा बनाने के लिए हम ये जो हमारे पास में यति रहती है, इस यति को हम 8 8 8 और 7 पर भी ले सकते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं, देखिए मैंने इस चीज का प्रयोग इस छंद में किया है कि पहला हमारे पास में 3, फिर 3 और 2।
तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 के बाद में मैंने एक यति दे दी है। उसके बाद में 2 2 2 2 मतलब 8 हो गए। तो यहाँ पर इसके बाद में एक यति आ गई। अगली पंक्ति हम देखते हैं बेटियों को कोख में, तो 3 4 5 6 7 और 8, इसके बाद में ये यति आ गई है। अब अंतिम देखते हैं हम 2 और एक 3, 3 और 4 7। तो इस प्रकार से भी हम यदि हम 8 8 8 और 7 पर यति देंगे तो हमारे छंद का प्रभाव और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसमें हम एक प्रयोग और कर सकते हैं, भाई हमें ये प्रयोग करना है कि हम हमारे छंद को कितना अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आपका छंद जितना अच्छा रहेगा श्रोताओं को सुनने में उतना मजा आएगा और आपको उतनी ही तालियां भी मिलेगी, दाद भी मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई हम कुछ अच्छा लिख रहे हैं और कुछ अच्छा सुना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और प्रयोग किया है कि यहाँ पर तो हमारे पास में ये नियम है कि हमें तुकांत से इसे समाप्त करना ही करना है, यहाँ पर तुकांत होना अनिवार्य है। पर यदि आप यहाँ पर भी तुकांत ले लेते हैं, मतलब जहाँ पर आपने यति ली है उन यति पर भी यदि आप तुकांत लेते हैं तो ये छंद पढ़ने में और अच्छा लगता है और प्रभावशाली हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कल के ऊपर यहाँ पर कल लिया है, इस यति के पहले कल लिया है, तो कल का हमारे पास में तुक बनता है फल, कल फल। तो ये हमारे पास में एक प्रयोग ये हो गया। यहाँ पर मैंने लिया था सवारती है और यहाँ पर ले लिया मैंने संभालती है। तो सवारती है और संभालती है ये हमारे पास में तुक एक जैसे हो गए। यहाँ पर हमने लिया है सोच और नोच, तो ये हमारे पास में हो गया। और यहाँ पर हमने लिया है रक्षा और शिक्षा, तो रक्षा और शिक्षा का हमारे पास में तुक मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो यह हमारे पास में मनहरण घनाक्षरी छंद होता है, जिसका नियम यह रहता है कि हमें एक चरण हमारे पास में 31 वर्णों का होता है और 16 और 15 पर यति आती है। 16 15 की यति लेना अनिवार्य है और यदि इसे और अच्छा बनाना है तो हम 8 8 8 और 7 पर भी यति ले सकते हैं। अब इसे हम पढ़ने का तरीका देखते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि यदि हमें घनाक्षरी छंद लिखना है तो इसे हम एक लय में पढ़ते हुए लिखें। तो लय में पढ़ने से आपके पास में ये रहेगा कि आपका घनाक्षरी छंद भी सही बनेगा। और फिर उसके बाद में कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई शब्द हमारे पास में कम ज्यादा हो रहे हैं, जहाँ पे वर्णों की संख्या कम ज्यादा हो रही है, तो उसके पर्यायवाची देखकर हम उसे शुद्ध कर सकते हैं, दोष मुक्त कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए, घर को संवारती है उसको संभालती है, बगिया की कलियां है घर में सजाइए, घर डरते हो सोच भेड़िए खाएंगे नोच, भीत भरी भावना को मन से भगाइए, तो कर सके आत्मरक्षा दे दो उन्हें शस्त्र शिक्षा, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए। तो ये इसके पढ़ने का एक तरीका हो सकता है। हास्य वाले अपनी एक अलग लय में पढ़ सकते हैं, वीर रस वाले अपनी एक अलग लय में पढ़ सकते हैं, श्रृंगार वाले अपनी अलग लय में पढ़ सकते हैं। तो आप जैसा चाहे उस लय में इसे पढ़ सकते हैं, परंतु इसे लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे गुनगुना कर लिखिए। गुनगुना कर लिखने में आपकी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं होगी। तो ये मनहरण घनाक्षरी छंद के बारे में आज मैंने आपको बताया कि मनहरण घनाक्षरी छंद क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और इसके नियम विधान क्या रहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इसे लाइक कर दें और अन्य मित्रों तक भी इसे शेयर करके आप पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी सीख सकें कि मनहरण घनाक्षरी छंद को किस प्रकार से लिखा जाता है। और इसके अलावा यदि आपके मन में कुछ प्रश्न, कुछ सवाल उठ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के कुछ अन्य वीडियो भी कुछ अन्य विषयों पर बनाए जाए तो वे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें आसानी रहेगी कि आप और क्या जानना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि घनाक्षरी छंद कितने प्रकार के होते हैं और उनको लिखने का क्या विधान रहता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।